नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर में एक ऐसे स्कीम को या ऐसे प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के या हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी। आज भी इस स्कीम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसमें किस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम के तहत मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हैं, की एलिमेंट कौन कौन से हैं और रिसेंटली इसमें कौन कौन से एडवांसमेंट या डेवलपमेंट किए गए हैं और न्यू प्रोविजन क्या ऐड किए गए हैं स्कीम के अंदर, जिससे हमारे हॉर्टिकल्चर को एक हॉलिस्टिक ग्रोथ मिल सके या डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। तो चलिए पूरे सेशन को हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं इस स्कीम के एक इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि MIDH स्कीम, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, दो शब्द आपने हमेशा सुने होंगे, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर 100% जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ पैसा सेंट्रल सरकार देती है, बाकी का पैसा या तो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो मेनली जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें मेजरली आपके हॉर्टिकल्चर के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखो, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है। हॉर्टिकल्चर इज नॉट ओनली जस्ट फूड प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर में आपका हम पोमोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम लोग ओलेरीकल्चर को भी स्टडी करते हैं, फ्लोरिकल्चर को भी स्टडी करते हैं, मेडिसिनल, एरोमेटिक यानी कि हमारी फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर, एरोमेटिक प्लांट, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, बैम्बू, और इसके अलावा हमारा हनी भी प्रोडक्शन भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो अब प्रेजेंट टाइम में वैसे हनी भी एपीकल्चर आपका अलग हो जाता है, हॉर्टिकल्चर से वैसे डिफरेंट है, स्टडी का पार्ट नहीं है, लेकिन इस स्कीम के अंदर इन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है। इन सभी सेक्टर में या इन सभी एंटरप्राइजेज में ओवरऑल डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन तक पहुंचाया जा सके और किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हम कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल आउटले में वो आपका 60% है और आपका 40% है किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मान के चलिए टोटल पैसा 100 रुपया दिया जा रहा है, तो 100 रुपए में से 60 रुपए आपकी सेंट्रल सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 40 रुपए जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो इसमें इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, इसमें आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन स्टेट हैं वो इंक्लूड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन के अंदर 90% पैसा सेंट्रल सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और 10% जो अमाउंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इस प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड में, या आपकी नेशनल लेवल एजेंसीज और यूटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है 100%। देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर हम जनरल स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उस केस में आपका जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन है वो 60% होता है और 40% वहां पर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अब जो आपके क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन स्टेट हैं, वहां पर आपको पता है कि उतने ज्यादा इनकम के सोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर सेक्टर्स जितने भी हैं वो उतने डेवलप्ड नहीं है, तो बाकी सेक्टर से भी पैसा नहीं आता है। तो उस केस में केंद्र सरकार ज्यादा पैसा वहां पर वहन करती है, लगभग 90%, और 10% पैसा आपका वहन किया जाता है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अब बात आती है इस स्कीम के तहत मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नाम से ही पता चल गया, क्योंकि नाम हमारी ये स्कीम हॉर्टिकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियस ही बात है ग्रोथ करना है हॉर्टिकल्चर में, लेकिन कैसे करना है, कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देखो, इसके साथ अब हॉर्टिकल्चर में यहां पर बैम्बू और कोकोनट को भी क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। लेकिन कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो देखो सबसे पहला होता है, जैसे मान के चलिए कोई प्लांट आपने डेवलप करना है, कोई वैरायटी आपने डेवलप करनी है, तो उस केस में जरूरी है कि उस वैरायटी में हम प्रॉपर, या उस क्रॉप में हम लोग प्रॉपर रिसर्च करें। अब रिसर्च करने में क्या होता है, जैसे नई वैरायटीज डेवलप की जाती हैं, आज आपको पता है क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो उसके अनुसार हमारी वैरायटीज कैसी होनी चाहिए। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा अब वैरायटी है उसमें हम लोग क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी प्रमोशन बेस्ड, जैसे कि हम
नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले कुछ सालों में हमारा जो लॉस होता है, खासकर अगर देखा जाए तो क्रॉप को काटने के बाद 15 से 20% माना जाता है कि इंडिया लेवल पर हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ज़्यादातर कमोडिटीज हमारी पेरिशेबल हैं। पेरिशेबल का मतलब होता है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो उस केस में जरूरी है कि हम इनकी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है उनको कम कर सकें और उनको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें या उनकी स्टोरेज प्रॉपर कर सकें, ताकि उस वेस्टेज से होने वाले लाखों करोड़ों के नुकसान को बचाया जा सके और देश की इकोनॉमी में एक और बेटर कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकें और फार्मर की इनकम में हम लोग अपलिफ्टमेंट कर सकें। अब बारी आती है जी नेक्स्ट आपका, एनकरेज द एग्रीगेशन ऑफ फार्मर इनटू फार्मर ग्रुप लाइक एफआईजी, एफपीओज, एफपीसी टू ब्रिंग द इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड स्कोप। अब देखो क्या होता है, फार्मर या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन को समझकर देखिए, इवन दो हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखते हैं, प्राइवेट कंपनीज को भी देखते हैं और हमें किसी कंट्री को भी देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है किसी चीज को लेकर। और हम कोलैबोरेट जब करते हैं, चलो बहुत बड़ी बातों को हम नहीं देखते हैं, मान के चलिए हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर दो लोग मिलकर अगर पढ़ेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और दो लोग मिलकर, अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक आदमी पढ़ना ही नहीं चाहता है वो मिल रहा है, ऐसा नहीं, दो लोगों की सेम स्ट्रेटजी है, सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका सेम वॉलंटियर खुद का मतलब डेडिकेशन है कि हमें पढ़ना है, तो वो लोग जब मिलकर अगर पढ़ेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, काफी अच्छी मेहनत करके आगे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जब दो किसान मिलते हैं, 10 किसान मिलते हैं, तो आपस में मिलकर, देखो पहले के पुराने जमाने में किसान आपस में मिलकर काम करते होते थे तो काफी अच्छी ग्रोथ भी होती थी, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा निकालते थे, लेबर का पैसा बचा लेते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर आपस में जो भाईचारा है सोसाइटी के अंदर वो खत्म हुआ है और उसकी वजह से किसानों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। आज किसान एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो उसको ही जोड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे, किसान आपस में इकट्ठे होंगे और संगठित किसान अगर होगा तो वो अपनी फसल का दाम खुद लगा पाएगा, एक दूसरे की सहायता कर पाएगा, लेबर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इनपुट कॉस्ट आपकी कम हो सकती है, हमारी जो मशीनरीज के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हमारी जो मिडिल मैन के ऊपर है वो कम हो सकती है और हम लोग खुद अपनी मार्केट डेवलप कर सकते हैं, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप कर सकते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कर पाना आज ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने बोला जरूर है कि हमने बहुत सारे एफपीओज बना लिए, लेकिन रियलिटी में उसका फायदा काफी बड़े किसान या ऐसे लोग ले रहे हैं जो किसानों से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, केवल उनके पास जमीन है, उन्होंने जमीन पर उतरकर काम कभी नहीं किया है। एक्चुअल किसान को इसका फायदा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है और अगर ये आपका इंप्लीमेंट सही तरीके से हो जाता है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि किसान वाकई में इससे फायदा ले सकता है। नेक्स्ट आपका है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑगमेंट फार्मिंग इनकम स्ट्रेंथन एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब देखो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में क्या होता है, क्रॉप को प्रोडक्शन करना, उसमें वैरायटी में अपलिफ्टमेंट करना, वैरायटी में उसमें न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट करना, जैसे आजकल बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हमारी मार्केट में आ रही हैं, तो उसमें क्या है कि न्यूट्रिशन को इंप्रूव करके दिया जा रहा है ना, तो उन वैरायटीज को डेवलप करना और फर्दर किसान की आमदनी को बढ़ाना, इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्वालिटी, जर्मप्लाज्म, प्लांटिंग मटेरियल और वाटर यूज एफिशिएंसी के साथ साथ जैसे माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। इनमें होता क्या है, जैसे हम क्वालिटी जर्मप्लाज्म की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, कोई वैरायटी है, अब उसके अंदर अगर हम क्वालिटी जर्मप्लाज्म्स को यूज करते हैं तो एक बेहतर वैरायटी डेवलप हो पाएगी, बेहतर आपकी जो है क्वालिटेटिव वैरायटी हम लोग डेवलप कर पाएंगे और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, है ना। फिर हमारी बारी आती है जी स्किल डेवलपमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल यूथ इन हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशली इन द कोल्ड चेन सेक्टर। अब देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम के अंदर किसान के द्वारा बहुत सारी मेहनत की जा रही है, लेकिन आज ज्यादातर जो किसान है वो यूथ नहीं है और यूथ एग्रीकल्चर में एंगेज भी नहीं कर पा रहा है। तो यूथ को स्किल डेवलपमेंट करवाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ खेती करवाई जाए ताकि वो एक बेहतर प्रोडक्शन कर सके और आने वाले समय के अंदर आपका जो नुकसान हो रहा है, जो लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सके और हम लोग इसमें कैसे अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको लेकर मतलब यहां पर स्कीम के अंदर आपका एंश्योरिटी दी जा रही
है और आने वाले टाइम में हो सकता है। तो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जैसे हम प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं, तो उनको हम अभी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। या हम प्रेजेंट टाइम में जैसे मान के चलिए क्या है, वही लीक की जो लीक है उसको पीट रहे हैं। जैसे हमने राइस और वीट को ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया बहुत लंबे टाइम से, तो उससे क्या हुआ, आपका एक टाइम पर जाकर प्रोडक्शन स्टेगनेंट हो गया, अब प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है। तो हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को जब ग्रो करवाना है तो नई टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वैरायटीज के अंदर भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो बेहतर हो पाए। और साथ साथ में हमें डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्योंकि हमारी क्रॉप्स के बीच में, खासकर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बीच में स्पेसिंग काफी ज्यादा होती है, उसको अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो वहां से हम एक अच्छा खासा दूसरी क्रॉप का भी प्रोडक्शन ले सकते हैं और ऑफ सीजन में भी किसान के लिए एक बेहतर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी एक इनसिक्योरिटीज है या कंप्लीट लॉसेस है उससे भी बच सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन से फायदा ये होता है कि हमारा जो डिपेंडेंसी ऑन समथिंग की एक सिंगल क्रॉप के ऊपर कम हो जाती है, एक इंश्योरेंस का काम सेकंड क्रॉप करती है, और कंप्लीट लॉस अगर किसी वजह से बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो भी जाता है तो उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट हम इसमें कर सकते हैं, प्रिसिजन फार्मिंग जैसी टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं, या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे हम ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, पॉली हाउस की बात कर रहे हैं, शेड नेट हाउस की बात कर रहे हैं, इनको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और हमारी जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स या मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हो साधन हो सकता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, जो कि आपका वाटर की कंजर्वेशन या वाटर जो हमारा रिसोर्स है उसको बचाने में सहायता करता है। ठीक है, तो मेजर यही है कि भाई आपका ऑर्चर्ड्स के अंडर में एरिया इंक्रीज किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाए, और इसके अलावा जो आपका कम से कम हॉर्टिकल्चर का एरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के अंडर में 50% एटलीस्ट किया जाए, जिससे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, और सभी लेवल पर इनकम भी आपका इंक्रीज हो सकता है। अब देखो ये काम कैसे करता है, एमआईडीएच वर्कफ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरुआत में किसान की बात आती है, गांव के लेवल पर वो जब भी कोई स्कीम को स्टार्ट करना चाहता है, कोई नया अडॉप्शन करना चाहता है, या कोई एक ऑर्चर्ड बनाना चाहता है, वो किसी स्कीम के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने गवर्नमेंट ऑफिस जो भी नियर बाय हैं, ब्लॉक में हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट करेगा। वहां से जो फार्मर के द्वारा जो डेटा दिया गया उसको वेरीफाई किया जाता है और उसको फर्दर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाएगा। फिर वहां से अप्रूवल होती है ब्लॉक लेवल प्रोजेक्ट को, और वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट के पास जाती है, और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड होती है, वहां पर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है, फॉरवर्ड करता है, और आपकी मिनिस्ट्रीज जो भी होंगी वो उसको फर्दर फाइनल अप्रूवल देकर और उस फार्मर के लिए जो भी आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है या जो स्कीम के साथ कैसे जो कनेक्ट कर सकता है या उसका कोई प्रोजेक्ट है उसको लेकर अप्रूवल वहां पर सरकार के द्वारा दी जाती है। तो जिससे क्या होता है कि एक तो ट्रांसपेरेंटी जो बढ़ती है, क्योंकि इससे जो आपका एक प्रकार से देखो ट्रांसपेरेशन जो है वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये प्रोसीजर शायद एक आम किसान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी घुस का भी पार्ट बन जाता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जरूरी भी है, क्योंकि देखो हर आदमी केवल फायदे के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए जुड़ता है, और वो सोचता है कि कम टाइम के अंदर कैसे हम फायदा ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी भी है, लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन ही नहीं सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कैसे होगी, उसके अंदर किसान फायदा कैसे ले पाएगा। तो ज्यादातर इसका जो फायदा है वो लोग ले पाते हैं जो अच्छे और पढ़े लिखे किसान हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर ज्यादातर जो किसान है वो इलिटरेट हैं, ये सबसे बड़ी समस्या भी है। तो इसीलिए जो वाकई में जिस किसान को फायदा मिलना चाहिए वो इसका फायदा नहीं ले पाता है, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर निकल कर आती है। लेकिन एक अच्छा प्रोसेस है और इस वर्कफ्लो को फॉलो किया जाता है। अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट में भी कोई अलग कहानी नहीं है, वही आपके ऑब्जेक्टिव्स को ऐड ऑन किया गया है। जैसे बेसलाइन सर्वे है कि भाई देखो शुरुआती तौर पर जो एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज को बेसलाइन माना जाता है कि भाई यहां से हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, तो उसके बाद प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्टेगनेंट कर लेते हैं कि भाई इसके बाद हमने कितना डेवलपमेंट किया। दूसरी बात आती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ भी इसकी इन्वॉल्वमेंट की जाती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर पंचायती राज पे इंस्टीट्यूशन को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमें बेहतर ग्रोथ देखने को मिलती है, हमें आइडिया लगता है कि वहां पर क्या चल रहा है, और उससे हम लोग आने वाले समय के अंदर एक बेटर अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनुअल पर्सपेक्टिव प्लान्स, मतलब आपके एरिया वाइज जो भी एरिया है वहां की सिचुएशन के अनुसार, वहां की
की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार क्या किया जाता है, एक बेटर प्लान 1 साल का 2 साल का तैयार किया जाता है और उसके अनुसार हमें ग्रोथ को फॉलो करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग रीजन वाइज हमें रिसर्च को अप्लाई करना पड़ता है, क्वालिटी सीड और प्लांटिंग मटेरियल को अवेलेबल करवाना पड़ता है और आपकी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और कोल्ड चेन, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर मैंने कम्युनिटीज के बारे में बताया कि भाई क्या है, जल्दी खराब होने वाली है, पेरिसेबल है, तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को रोकना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यहां पर इसको फोकस किया जा रहा है। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है हम लोग आज। क्यों? क्योंकि आज एक किसान को मार्केट टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, खासकर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, जो आपकी फ्लावरिंग क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, तो इनकी मार्केटिंग उपलब्ध ना होने के कारण किसान का काफी नुकसान भी यहां पर झेलने को पड़ता है। तो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए और आपका साथ में फार्मर्स ग्रुप जो बनाए जाए और फर्दर आपका टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो किसानों को मिले और एक बेहतर आपका क्वालिटेटिव जो प्रोडक्शन है आपका क्रॉप का किया जाए और किसान को इनकम को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब बारी आती है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, यानी कि अब जो है फर्दर जो जो स्टेप आपके सीक्वेंस वाइज लिए गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट, तो मैंने आपको कहा कि अगर हम बेहतर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, आपके इंप्रूव्ड जर्मप्लाज्म को यूज करते हुए जो भी नई वैरायटी डेवलप की जाएंगी उनको हम इस प्रकार से डेवलप करेंगे कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव है उनको देखते हुए, न्यूट्रिशनल डिमांड को देखते हुए और आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए बेहतर आपका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल किसान के पास उपलब्ध हो और उन वैरायटी से प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और किसान की आमदनी भी ज्यादा हो, उनका मार्केट प्राइस भी बेहतर किसान को मिल सके। तो ये इंश्योरिटी की जाती है। उसके लिए आपका जैसे सब्सिडी देना या फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, तो इस प्रकार की सपोर्ट जो है वो की जाती है, या फिर एक डायरेक्टली किसान को प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करवाना, जिसे हम क्लीन प्लांट जो प्रोग्राम है उसके तहत करते हैं। और ये प्रोग्राम को मैंने इससे पहले आपको पता होगा 4-5 दिन पहले सेशन को डिस्कस किया था। तो गवर्नमेंट के द्वारा एमआईडीएस जो स्कीम है इसको लेकर अभी फोकस किया गया था, अभी रिसेंटली पीआईबी के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी और क्लीन प्लांट प्रोग्राम उससे पहले ही आपका आ चुका था। तो मैंने इस स्कीम को पूरा डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप जाकर वहां पर देख भी सकते हो, मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। और इसके तहत होता क्या है कि एक हाई क्वालिटी और वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल करवाया जाता है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर आपके प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है, जिसके तहत कोशिश की जाती है कि किसान तक एक बेहतरीन क्वालिटी जो प्लांटिंग मटेरियल है वो मिल सके, यानी कि प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू चेन एडिशन एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज, इन सभी के ऊपर फोकस करते हुए आपका ये कंसीडर सबसे पहले इसके अंदर मेजर प्रोग्राम यही होता है कि भाई किसान तक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिले और फर्दर उसको मटेरियल को डेवलप करने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद कैसे हम उसकी स्टोरेज करें, कैसे हम प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, ताकि किसान बेहतरीन आमदनी उससे ले सके, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल। अब देखो प्लांटिंग मटेरियल आपका प्रोड्यूस तो किया जा रहा है, अब प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है, तो देखो हो सकता है कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू डेवलप किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई नर्सरीज आपकी बेहतरीन डेवलप की जा रही हैं, या हमारी जो हाईटेक नर्सरीज के अंदर आपका जो क्वालिटेटिव, चाहे वो प्राइवेट नर्सरीज हैं या गवर्नमेंट नर्सरीज हैं, उनके अंदर बेहतरीन आपका प्लांटिंग मटेरियल अगर अवेलेबल हो पाएगा, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल हो पाएगा, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल हो पाएगा, तो उससे एक अच्छी क्रॉप हम उत्पादित कर सकते हैं। आजकल टिश्यू कल्चर जैसी टेक्निक है उनको भी डेवलप किया जा रहा है, तो आपकी जो नई टिश्यू कल्चर यूनिट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। लगभग आपकी ईच यूनिट के लिए 25 लाख प्लांट पर ईयर जो है डेवलप किए जा रहे हैं या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं अप्रूव्ड ग्रुप के द्वारा एक यूनिट के अंदर कम से कम 25 लाख प्लांट को डेवलप किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट ओनली फॉर एजेंसी विद रिक्वायर्ड टेक्निकल मैन पावर एंड नो रिकरिंग मैन पावर कॉस्ट कवर्ड अंडर द एमआईडीएच मैंडेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक्रेडिटेशन विद इन 18 मंथ असिस्टेंस मस्ट बी रिटर्न। मतलब क्या है कि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उनके द्वारा भी ये कह सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में एक फाइनेंशियल असिस्टेंट या एक असिस्टेंट दिया जाता है आपके मटेरियल्स को डेवलप करने में, क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में हर एक प्रकार से जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे बेहतरीन प्लांटिंग मटेरियल को डेवलप करने में, उतना ही हम एक फर्दर हाई क्वालिटी प्लांट को डेवलप कर पाएंगे और उससे ही उतने ही ज्यादा प्रोडक्शन और इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है जी वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन। तो जैसे हम बाकी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी प्रकार से वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन भी किया जाए, चाहे वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किया जाए, टिश्यू कल्चर से डेवलप किया जाए, ग्रीन हाउस में डेवलप किया जाए, ठीक है। तो जैसे भी हम चाहते हैं एक बेहतर आपका प्लांटिंग मटेरियल किसान तक उपलब्ध हो, चाहे वो फ्रूट्स का हो, वेजिटेबल्स का हो, फ्लावर का हो। नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी विल एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड प्लांटिंग एंड सीड मटेरियल। अब जैसे हमने बाकी की बात की थी उसी प्रकार से जो बैम्बू और आपका जो नॉर्मली ये कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर प्लांटिंग मटेरियल है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि अच्छा और बेहतरीन आपका मिल सके। तो बाकी सारी बातें वही है, इसके अंदर कोई अलग चेंज नहीं लिखा है, देख सकते हो आप लोग।
मेक ए वेराइटी वाइज असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, मतलब भाई जिस एरिया में, जिस रीजन में, जिस वेराइटी की, जिस प्लांटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसको असेस किया जाए, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना उपलब्ध करवाया जाए। फिर नर्सरीज टू हैव मदर ब्लॉक एंड रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेहतर नर्सरीज को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जाए, उनके अंदर किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। प्लांटिंग मटेरियल जो है वो पहले चेक किया जाए, सर्टिफिकेशन उसको होना चाहिए ताकि किसान तक किसी भी प्रकार का अनवेरिफाइड मटेरियल ना पहुंचे। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल किसान तक सप्लाई किया जाए ताकि हम नर्सरीज के थ्रू इंश्योर कर सके एग्रीडेड नर्सरीज जो है या फिर ये कह सकते हो जो सर्टिफाइड नर्सरीज है वहीं से प्लांटिंग मटेरियल आए। ठीक है, इसके बाद में एमआईडीएच जो है वो आपकी उसके अंडर में जो नर्सरीज एस्टेब्लिश की जाती हैं तो उसके साथ साथ यहां पर एक्रेडिटेशन उसका होना चाहिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंडर में। और यूज प्लांटिंग मटेरियल फॉर सीडलिंग ओरिजिन फ्रॉम पेरिनियल फ्रूट क्रॉप इज नॉट सपोर्टेड एंड प्लांटिंग मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट एनकरेज, मतलब प्लांटिंग मटेरियल जो आपका सीडलिंग से ओरिजिन हुआ है पेरिनियल फ्रूट क्रॉप के लिए वो सपोर्ट नहीं किया जाता, ज्यादातर उसमें वेजिटेटिव जो प्रोडक्शन है उसके द्वारा जो किया जाता है। और दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस में प्लांटिंग मटेरियल को भेजने की सलाह नहीं दी जाती, कोशिश की जाती है कि लोकल रीजन्स में ही उनको डेवलप किया जाए वहां की वेराइटी के वहां की रीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बातें सारी सेम है। इसके बाद में आ जाता है आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अब इसके अंडर में इसको भी प्रमोट किया जा रहा है कि भाई देखो हम लोग अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, क्योंकि देखो हर क्रॉप को बाहर ग्रो नहीं करवाया जा सकता, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें कई बार क्रॉप को ग्रो करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में खासकर हम लोग जब ग्रीन हाउस में किसी क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो हाई वैल्यू क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, क्योंकि उसको अगर हम बाहर ग्रो करवाएंगे तो क्लाइमेट या एबायोटिक फैक्टर के कारण उस क्रॉप के नुकसान होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से उससे रिकवरी जो है वो नहीं पॉसिबल हो पाती। तो यहां पर हम इसके अंदर ग्रो करवाते हैं तो उससे हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो काफी अच्छा निकल के आ जाता है और हम ऑफ सीजन के अंदर भी यहां से प्रोडक्शन ले सकते हैं और एक बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो इसके अंडर में कोशिश की जा रही है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जाए, जिसके अंदर हम जो पेस्टिसाइड या जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं उनकी डिपेंडेंसी के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और किसान की आमदनी को या उसकी जो इनपुट कॉस्ट को अगर हम कम करेंगे तो ओवरऑल जो उसका इनकम है वो ज्यादा निकल कर आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा निकल कर आएगा। फिर बारी आती है जी बी कीपिंग। अब देखो आप लोगों को पता है हनी बी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में, तो आपको जो फ्रूट क्रॉप के अंदर फ्लावर भी देखने को मिलेंगे और फ्लावर के ऊपर हमारा जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन में बी आपकी हेल्प करेंगी और वहां से नेक्टर जो कलेक्ट होगा उसके द्वारा शहद बनाया जाएगा। तो किसान एक एडिशनल इनकम भी जनरेट कर सकता है और नंबर ऑफ फ्रूट और फ्रूट सेटिंग को भी बढ़ा सकता है इस पर्टिकुलर बी कीपिंग के साथ। तो इसमें भी असिस्टेंस दिया जा रहा है मैकेनाइजेशन डेवलप करने के लिए या जो आपके हनी बी के रिगार्डिंग जो इंप्रूवमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उनके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे यूज करना है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, सब कुछ जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसमें इंश्योर किया जा रहा है। फिर लास्ट में आता है आपका कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो भी प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए अब उस प्रोडक्ट को स्टोर कहां पर करेंगे। स्टोरेज हाउस जो है वो आपके नॉर्मल स्टोरेज हाउस में जैसे कि आपके एफसीए के जो गोडाउन है उनमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। इन क्रॉप को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज हाउस की रिक्वायरमेंट है। आज भारत के लगभग 60 से 70% कोल्ड स्टोरेज हाउस केवल पोटैटो को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, यानी कि बाकी क्रॉप के लिए स्पेस कहां पर बचेगा, हम कैसे स्टोर कर पाएंगे, कैसे लॉसेस को कम कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है और लिमिटेड स्टोरेज हाउस हैं कई स्टेट्स में, तो स्टोरेज हाउस की बहुत ज्यादा कमी है जिसकी वजह से किसान को और वहां के भी ट्रेडर को नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको डेवलप करना है। तो यहां पर गवर्नमेंट द्वारा कोशिश भी की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विल असिस्टेंस फॉर सेटिंग ऑफ न्यू कोल्ड स्टोरेज। अब कोई नया कोल्ड स्टोरेज हाउस अगर डेवलप करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करती है कि भाई कितना उसकी एफिशिएंसी है, कितना उसका स्टोरेज साइज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंक्लूड इंसुलेशन 60:200 एंड देयर आफ्टर इंसुलेटेड पैनल, डोर, फ्लोरिंग, मॉडर्न रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम, मतलब ये सब उसके अंदर होना चाहिए जो नया कोल्ड स्टोरेज आपका हाउस बनाया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन हब भी होने चाहिए और अप टू 500 मैट्रिक टन कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए और वो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर में उसको प्रमोट किया जाता है और कैपेसिटी लगभग आपकी 5000 से मैट्रिक टन से ऊपर है या आपकी 10,000 मैट्रिक टन है तो उसको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंडर में सब स्कीम के अंडर में प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है। अब सुनिए ध्यान से यहां पर, तो आपका जो कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर में फाइनेंशियल असिस्टेंस
जो दिया जा रहा है वो अलग अलग स्टोरेज यूनिट्स के अकॉर्डिंग है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका हो चुका है ना, ये दोबारा डिस्कशन हो गया इसके अंदर। और नई टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर प्रमोट की जा रही है, जैसे आपका यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर ऐड किए जा चुके हैं, जिसके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ हो सकते हैं, फ्रीजर्स हो सकते हैं, पैक हाउस हो सकते हैं, कोल्ड रूम्स हो सकते हैं, प्री कूलर हो सकते हैं, सॉरी ब्लास्ट कूलर हो सकते हैं, ब्लास्ट फ्रीजर हो सकते हैं, मतलब आपके इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर, कंट्रोलर, डिस्प्ले यूनिट, टेम्परेचर सेंसर, कंट्रोलर, ड्राइव फायर फाइटिंग, मतलब ये कह सकते हो कि जो नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजीज को भी इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश की जा रही है, सलाह दी जा रही है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो भी क्रॉप्स, खासकर जो नई क्रॉप को हम अगर ऐड ऑन करते हैं या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आ रहा है, तो उसको मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट किया जाए, है ना। प्रेजेंट टाइम में कोई फर्दर अगर किसान ने डेवलप किया है, कोई क्रॉप अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, अब जैसे रीजन में किसी में मान के चलो ड्रैगन फ्रूट नहीं ग्रो करवाया जा रहा था, अब ड्रैगन फ्रूट को बेचने के लिए अगर उसको 500 किलोमीटर जाना पड़ गया तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो उसको अगर लोकल मार्केट मिल जाती है और रेट अगर 1 रुपया कम भी मिल जाएगा तो शायद उसके लिए काफी आसान होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, हेक्टिक जो सिचुएशन है वो बचेगी, और वहां जाकर बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये भी गारंटी नहीं है। तो एक बेहतर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को उसके नियर अबाउट फार्म के पास अवेलेबल करवाया जाए। अब न्यू प्रोविजन इसमें क्या क्या है, तो पहला प्रोविजन है नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन, मतलब इसको सभी स्टेट्स के अंदर ओवरऑल इंडिया में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है स्कीम को, ताकि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक स्टेट तक कन्फाइंड ना रहकर ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें देखने को मिले और सभी किसान इसमें इंक्लूड हो सके। फाइनेंशियल सपोर्ट, अब जैसे मैंने यहां पर कहा कि अप टू 30 लाख आपके जो क्रेडिट लिंकेज ऑप्शनल होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत, जिसके तहत कोशिश की जाती है, या फिर और भी अलग प्रकार के जो हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सब्सिडीज हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं। इसके अलावा प्लांटिंग मटेरियल डेवलपमेंट, मैंने अभी कहा कि हाईटेक नर्सरीज के थ्रू या बेहतर आपके प्लांटिंग मटेरियल को किसान तक उपलब्ध करवाना, या फिर दूसरे देशों से या दूसरी किसी स्टेट से हम लोग बेहतर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करके और उसको किसान को उपलब्ध करवा सके। इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम कर कर और हमारी आत्मनिर्भरता को हम बढ़ाएं, चाहे वो इनपुट कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हाउस की रिक्वायरमेंट है, या हमारी मैकेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो सेल्फ डिपेंडेंसी इंक्रीज करें, चाहे वो प्लांटिंग मटेरियल के केस में हो या आपकी मार्केटिंग या फिर आपकी मैकेनाइजेशन के केस में हो। फिर आपकी बारी आती है प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव, ये भी जरूरी है क्योंकि हर चीज में हम लोग गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हर एक कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा हर चीज को प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो अगर हम प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्लूड करेंगे, प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर हम यहां पर खींचने का काम करेंगे, तो क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर प्राइवेट प्लेयर और ऐड होंगे और आपकी मार्केटिंग या इकोनॉमी के अंदर लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों के जुड़ने की वजह से आपके लॉसेस को कम कर सकते हैं और क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। नई क्रॉप जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है, एवोकाडो है, ब्लूबेरी है, डेट पॉम है, इनको भी हम ऐड कर सकें भाई, क्योंकि अब इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी कम है और ये मार्केट के अंदर एक बड़ा नंबर भी रखती हैं। फिर हमारी बारी आती है जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, फर्टिगेशन, है ना, इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी यूज, जैसे हम सोलर पावर को आज यूज करते हैं, चाहे हम इरिगेशन के लिए यूज करें, स्टोरेज के लिए यूज करें, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए कैसे हम इस रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं और किसान की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ हम बात करें तो क्लस्टर डेवलपमेंट ग्रुप बनाकर और आपका ओवरऑल लार्ज स्केल कल्टीवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कोकोनट सेक्टर एक्सपेंशन, बंबू सेक्टर एक्सपेंशन, और आपकी यहां पर ये कह सकते हो इंक्लूसिव कवरेज, जैसे कि आपका वाइब्रेंट विलेज है या फिर यहां पर पत्ता लैंड होल्डर, मतलब अलग अलग कंडीशंस के अंदर एमआईडीएच में यही कोशिश की जा रही है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का एरिया कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लांटिंग मटेरियल बेहतर कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा देखने को मिल सके। तो ये ओवरऑल स्कीम का एक फंडा था, जिसको कोशिश की कि भाई ओवरऑल आपका जितना भी पार्ट है वो डिस्कस कर सकूं, बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं, और ये जो नए प्रोविजन है वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो अगर एमआईडीएस स्कीम के बारे में बात करें तो अभी तक इतना ही अपलिफ्टमेंट है, इतना ही डेवलपमेंट है, जो कि अभी भारतीय सरकार के द्वारा रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया था। और अभी अगर आपको कोई डाउट है, कोई लगता है कि इस स्कीम को लेकर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले सेशंस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन आपका कंटेंट जो है आपको उपलब्ध करवा सकूं और एग्रीकल्चर करंट अफेयर स्कीम्स को टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर कहीं भी किसी प्रकार से वीडियो में कोई त्रुटि आपको लगती है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।